इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बन भाइयों ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो कार्यक्रम किसान वाणी है, आज हम जो है ना चर्चा करेंगे कि जो धान फसल है उसमें कौन से पोषक तत्वों की भाई कमी है और उनका समाधान आपने किस तरह करना है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये भी देखने में आया है कि किसान भाइयों की आजकल जो है ना तकरीबन सारे जितने भी किसान बहन भाई हैं उन्होंने अपने धान की जो फसल है उसकी रोपाई कर भी ली होगी। कोई छिद्दा छड़ा भाई किसान भाई रह भी रहे होगा तो भाई जल्दी ही जो है ना वो पूरी कर लेगा, या उसने भी जो है ना एक आधा किला रह रहा है तो वो भी पूरा कर लेगा। तो आज हम जो है ना जो धान फसल है इसमें कुछ पोषक तत्वों की भाई कमी देखने न आवा है। और इसके साथ साथ भाई देखिए जो पौधे हैं ना उनका जो जीवन चक्र है उसको पूरा करने खातिर भाई जो पोषक तत्व हैं जो जिनकी उसने ज़रूरत है उसको उसने पूरा भी करना है। और इन तत्वों की जो ज़रूरत है भाई इसकी जो अगर मान लो इनकी कमी हो जाए तो भाई पौधे का जो जीवन चक्र है वो पूरा नहीं होगा। और पौधे में जो पोषक तत्व है इनकी कमी के कारण कई बार जो फसल का जो उत्पादन है भाई उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो भाई भूमि है उसमें पोषक तत्व जो है ना कम भी हो सके हैं और ज़्यादा भी हो सके हैं, परंतु भाई अगर पौधे द्वारा कुछ मात्रा में जो कम मात्रा में विद्यमान हो तो इनकी कमी भाई रासायनिक खाद डाल कर पूरी भी कर सके हैं। क्योंकि देखने में भी आया है कई बार किसान भाई देखा है कि कभी कोई सी खाद डाल रहे हैं, कभी कोई सी, कभी यूरिया, कभी जिंक, कभी फास्फोरस, तो भाई उनको पहचान कर ले हैं वो। और इस करके भाई जो पौधे को जो ज़रूरत है खाद की उसको वो देनी भी ज़रूरी है, नहीं तो भाई उसकी जो पैदावार है उसके ऊपर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, उसका पैदावार कम होगी और किसान की आमदनी भी भाई कम होगी फिर तो इसकी कमी को दूर करने खातिर भाई जो है ना रासायनिक खाद डाल कर इस कमी को पूरा कर सके हैं। और खाद का प्रयोग नहीं होता है नहीं भाई, जो देखा है जब भी कोई सी खाद डालते। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है किसान भाइयों, मिट्टी की जांच के आधार पर भी आपने जो है ना उसके अंदर खाद देनी है। और जब आप मिट्टी की जांच करवाएंगे तो उससे पता लग जाएगा कि आपकी जो ज़मीन है भाई वो उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन से आपने डालने हैं। कई बार देखा है कि डालने तो है कोई रासायनिक खाद, लेकिन उसके अंदर भाई फास्फोरस या जिंक अरे वगैरह जो है ना डालते रहे हैं। तो भाई इस करके जो है ना पहला मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए। पोषक तत्व कौन से हैं जिस तरह के जिनकी जरूरत पौधे ना पड़ा है, एक तो है नाइट्रोजन। यो तत्व भाई सभी प्रकार की जो मिट्टी है कम मात्रा में हुआ, इसकी कमी के कारण भाई पौधों की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। और पौधों की जो पुरानी पत्तियां हैं भाई हल्के रंग या फिर पीले रंग की हो जाएंगी। और ये पीलापन पत्तियों का जो अगला भाग है ओढ़ते शुरू होकर और पत्ती के ऊपर पूरी पत्ती पर वो फैल जाएगा। बाद में भाई जो इसकी अवस्था है वो फिर पत्तियां सूखनी शुरू हो जाएंगी। और धान में जो नाइट्रोजन की कमी है उसको दूर करने खातिर भाई आपने कई बातों का ध्यान रखना है। लेकिन जो धान में सिफारिश करी गई है कुछ उर्वरकों की मात्रा भाई आपको बता दें कि अगर आपने लंबी बासमती लगा रखी है तो यूरिया आपने 50 किलोग्राम देना है, सिंगल सुपर फास्फेट जो है ना आपने 75 देना है, और जिंक सल्फेट भाई 21% की मात्रा आपने 10% के करीब वो देनी है। इसी प्रकार से भाई बोनी बासमती है उसके लिए 80 और सिंगल सुपर फास्फेट के लिए 75 और भाई जिंक सल्फेट के लिए 10। और कम अवधि की भी देखा है कई बार किसान भाई लाले कर रहे थे पहला, लेकिन आजकल तो नहीं लगती। तो यूरिया उसमें आपने 105 किलोग्राम और 150 किलोग्राम सुपर फास्फेट भाई और 40 जो है ना म्यूरेट ऑफ पोटास देना है और 10 किलोग्राम भाई जिंक सल्फेट आपने देना है।
बोनी किस्मों के लिए भाई जिंक, फास्फोरस और पोटाश की कमी जो है ना, इसको पूरा करने खातर भाई नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा लेवे बनाते टाइम देनी है, और शेष नाइट्रोजन 2 बार करके भाई बराबर मात्रा में आपने रुपाई के 3 से लेकर 6 सप्ताह के बाद देनी जरूरी है। बासमती धान में अधिक उर्वरकों की भाई आवश्यकता नहीं होती। कई बार देखे हैं किसान भाई उसमें ज़्यादा उर्वरक डालते हैं तो वो ज़्यादा लंबी हो जाए, फिर कई बार पत्ता कटवाने तक की समस्या उनमें आ जाए। तो फास्फोरस और जिंक की पूरी मात्रा लेवे बनाते टाइम भाई आपने डालना है, और बोनी बासमती में भाई 1/3 नाइट्रोजन की मात्रा लेवे बनाते टाइम, और बाकी नाइट्रोजन जो है ना 2 बार बराबर मात्रा में उसकी रुपाई के 3 से लेकर भाई 6 सप्ताह बाद जरूर डालना है। इसी के साथ ही भाई फास्फोरस का जिक्र करें तो फास्फोरस में भी जो उसकी मात्रा है फास्फोरस की, कुछ अंश ही पौधे को भाई मिल पावा है, इसलिए इस खाद को भाई रासायनिक माध्यम से डालकर पौधे को जो पोषक तत्व हैं उनकी वांछित मात्रा भाई आपने देनी है। धान की फसल में फास्फोरस की कमी के लक्षण जो है ना रुपाई के 2 से लेकर 3 सप्ताह के बाद आपको नजर आने शुरू होंगे। इसके अभाव में पत्तियां या फिर गहरे हरे रंग की हो जाएंगी, और फास्फोरस की कमी से भाई जड़ों में जो उनकी वृद्धि है भाई वो रुक जाएगी। और इस कमी को दूर करने खातिर भाई आपको पहले बताया कि हमने जो सिंगल सुपर फास्फेट है बिजाई के टाइम पर आपने डालनी है। इसी तरह जो पोटाशियम है, पोटाशियम का भाई स्तर भी जो है ना मिट्टी में धीरे धीरे करके कम होता रहा है, और इसके अभाव में भाई पौधों की वृद्धि रुक जाएगी, और रोग आदि जो है ना उसमें लगने की संभावना बन जाएगी, और पत्तियों का रंग जो है ना गहरा हरा हो जाएगा। किनारे पर भाई भूरे लाल रंग के धब्बे भाई फिर देखने न मिलेंगे। सल्फर की बात करें यानी कि गंधक की, धान की रोपाई के भाई 3-4 सप्ताह के बाद जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लग जाएंगी, और ये गंधक की कमी की भाई पहचान है। बाद में पुरानी पत्तियां भी पीली हो जाएंगी, और फसलों में भाई जो सिंगल सुपर फास्फेट है इसका प्रयोग करने से भाई गंधक की कमी को पूरा कर देना चाहिए। इसी तरह फसल में भाई जो लोहा है, यानी कि सामान्य तो देखने में आवा है कि जो अक्सारिया ज़मीन हमारी उसमें लोहे की कमी देखने न मिलेगी, और जो लोहे की जो कमी है इसका जो कारण रहेगा वो पत्तियों की सिराओं के मध्य भाग जो पीला पड़ने लग जाएगा, और ज़्यादा कमी के अवस्था में जो पूरी पत्तियां हैं या फिर उसकी शिखाएँ हैं और सिराओं के मध्य भाग भाई पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, और अंत में जो पत्तियां हैं वो सफ़ेद हो जाएंगी। और धान में लोहे की कमी को दूर करने खातिर भाई आपने 0.5% फेरस सल्फेट के घोल का छिड़काव जरूर करना है। भाई इसकी आवश्यकता अनुसार भाई सप्ताह के बाद अंतराल पर फिर दोहराएं अगर इसकी जरूरत पड़े तो। इसी तरह हम जिंक की बात करें तो भाई धान की जो रोपाई है इसके 3-4 सप्ताह के बाद जिंक के अभाव के लक्षण जो है ना दिखने शुरू हो जाएंगे। जो शुरू में जो पुरानी पत्तियां हैं उनका रंग बीच में तो जो भाई कम होने लग जाएगा, यानी कि हरा रंग खत्म हो जाएगा उनका, और इसके बाद बीच का जो भाग है भाई भूरा लाल रंग का होना शुरू हो जाएगा। बाद की अवस्था में ये रंग जो है ना ऊपर नीचे बढ़कर भाई पूरी पत्ती पर फैल जाएगा। जिंक की कमी के भाई उपचार खातर आपने क्या करना है कि 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट भाई प्रति एकड़ जरूर डालना है। और जो अक्सारिया ज़मीन हमारी उसमें जैविक कार्बन कम होने के कारण भाई उर्वरकों की जो कार्य क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। तो सभी प्रकार की भूमि में आपने 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति किले के हिसाब से भाई डालना है। अगर कमी के लक्षण देने पर दिखाई दे तो आपको फिर भाई 0.5% जो है ना जिंक का छिड़काव जरूर करें। इस प्रकार भाई आप जो है ना उचित समय पर अगर पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर देंगे तो भाई धान की जो उत्पादन क्षमता है वो ज़्यादा होगी, और भाई किसान भाई का जो है ना फायदा हो जाएगा। तो ये तो हमने चर्चा करी कि जो धान फसल में पोषक तत्वों की कमी क्या है और उसके समाधान के बारे में। एक थोड़ा सा लगे आज जिक्र कर लें मौसम का। तो मौसम की बात करें तो भाई आज का जो अधिकतम तापमान है वो रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस। और भाई ज़्यादातर देखने न मिला है कि मौसम कल भी भाई साफ ही बना रहेगा। और इसी के लगे हाथ भाई कार्यक्रम की चर्चा कर लें कि जो कल का जो कार्यक्रम आएगा, वैसे तो भाई देखो कार्यक्रम होता है थारी चिट्ठी मारे गीत, लेकिन भाई सोमवार को हम जो है ना चर्चा करेंगे सीधी बिजाई वाली धान में खरपतवार नियंत्रण। और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे भाई कुसुम योजना, जिस तरह के सोलर पंप है भाई इसका उपयोग आपने किस तरह करना है। तो ये तो भाई चर्चा करी हमने मौसम पर। अरे एक जानकारी और आपके साथ भाई थोड़ा साझा कर ले,
वो रहेगी ई नाम के बारे में। ई नाम का मतलब क्या है कि भाई राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में ये जानकारी आप भाइयों को दे रहे हैं कि जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं हमारे देश के श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है ना राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम के तहत भाई प्लेटफार्म ऑफ प्लेट फार्मर्स के लिए इस जो है ना योजना का शुभारंभ किया है। साथ ही लगभग भाई 3.5 लाख किसानों को लाभान्वित करने खातिर उन्होंने जो है ना 1018 कृषक उत्पादक संगठन FPO को जो है ना 37 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया है। यानी कि जो प्लेटफार्म ऑफ प्लेट फार्मर है इसकी शुरुआत होने ते भाई किसानों को एक तो उपज जो है ना राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने की सुविधा होगी, यानी कि भाई दूसरे राज्य में जाकर भी अपनी जो फसल है वो जाकर के बेच सकते हैं। इस तरह कई बाज़ारों के या फिर खरीदार हैं, सेवा प्रदाता हैं और किसानों को जो है ना डिजिटल रूप से भाई पहुंच बढ़ेगी और मूल्य खोज तंत्र गुणवत्ता के अनुरूप भाई मूल्य प्राप्ति के सुधार के उद्देश्य से भाई यानी कि भाई पता लग जाए कि भाई उस मंडी में जो है ना इस फसल की मांग ज़्यादा है तो भाई इंटरनेट के द्वारा पता कर लें कि भाई ये हमारी जो फसल है किस भाव से वो बिक रही है, वहाँ तक भी आप पहुँच सकते हैं, दूसरे राज्य में भी। इस योजना का यही मतलब है। सेवाएं जिस तरह के व्यापार के बारे में है, परख है, भंडारण है, फिनटेक है या फिर बाजार की जानकारी है, परिवहन आदि की जो सुविधा देने वाले विभिन्न प्लेटफार्मों के जो है ना 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल करा गया है इसमें। और भाई प्लेटफार्म ऑफ प्लेटफार्मर से जो है ना डिजिटल पारिस्थितिकी जो है तंत्र है ये तैयार हो जाएगा और जिस तरह कृषि मूल्य श्रृंखला के भाई विभिन्न खंडों में अलग अलग प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ भी उन्हें मिल सका है। यानी कि भाई आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में अपनी फसल के भाव देख करके इंटरनेट के माध्यम से वहाँ जा करके अपनी फसल बेच सकते हैं। तो भाई ई जो नाम है यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, राष्ट्रीय कृषि बाजार है, उसका फ़ायदा आप ले सको हो। तो ये तो ली जानकारी आपने राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में। और अब करवाएंगे भाइयों का मनोरंजन, तो आओ सुनते हैं ये लोकगीत। इब के पक्कम आइए फागण मास में चमन होड़ी खेले चंदा के प्रकाश में चमन। इब के पक्कम आइए फागण मास में चमन होड़ी खेले चंदा के प्रकाश में चमन। चैत में चिंता नहीं मेरा चित्त खाया चूट के लाग गया जब बैसाख बैरी मर जाऊं बिस भूट के। जेठ हाड़ी लूलेगी जो पंजुली लूट के छावे थी घटाए बैरण 60 बरसिया टूट के। मैं बारिश में भीजी तेरी तलाश में चमन तेरा नाम रटू सू सांस सांस में चमन। इब के पक्कम आइए फागण मास में चमन होड़ी खेले चंदा के प्रकाश में चमन। सामण में सुहानिया के भर भर के पिटारे चाले बहू और बेटिया के कोथड़ी सिंधारे चाले झूलण खातर पी
चमन बिन झुलावे कौन, मेरे दिल पे यारे चले ती जाने भी ना झूली इस आस में चमन। जो पंजर वेकला तेरी प्यास में चमन, इब के पक्कम आए फागण मास में चमन। होली खेले चंदा के प्रकाश में चमन। बैरी बणिया भादवा तू ना दिखिया बाई रोई के, आसुज मास बीत गया सारे महीने सोई के। दशहरे की राम लीला हमने रोटी पोई के, दिवाली की दीप माला लीलो ने संजोई के। मंसर को भी बीत गया इस ख्यास में चमन। नागणी सी लोचू सो हरी घास में चमन। इब के पक्कम आए फागण मास में चमन। होली खेले चंदा के प्रकाश में चमन। माँ के मीन पाड़ा पड़ता रह गई जडाई में। मुँह ढके न रोसूं में एकली रजाई में। मुश्किल होती पास जीना लागता पढ़ाई में। आंगन में भी ना आया ते मर जाएंगी हर जाई में। होली मंगल जब चाहिए मेरे पास में चमन। जीवन भर रहूंगी तेरी दास में चमन। इब के पक्कम आए फागण मास में चमन। होली खेले चंदा के प्रकाश में चमन। और ये तो सुना भैया ने 12 मासी गीत। और अगली जो चर्चा रहेगी वो रहेगी हमारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर, लेकिन उससे पहला भाई थोड़ा सा लेंगे अंतराल। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा की अपनी खास पहचान है। गेहूं और धान की खेती के लिए ये राज्य प्रसिद्ध है, परंतु अब यहाँ के मेहनती किसान परंपरागत खेती की जगह नई फसलों को भी अपना रहे हैं। धान की फसल सिंचाई के पानी की अत्यधिक खपत करती है, जबकि पानी की उपलब्धता एक कठिन चुनौती बनती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि धान के क्षेत्र को क्रमशः कम करते हुए पानी की कम खपत करने वाली फसलों को जगह दी जाए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत नामक एक अभिनव और प्रभावी योजना लागू की है। इसके अंतर्गत धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार के संगठित प्रयासों और किसानों के सहयोग से वर्ष खरीफ 2020 व 2021 में कुल लगभग 1,16,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाई गयी। इसके लिए किसानों को 76 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए। फसल विविधीकरण के प्रयासों से वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच धान के कुल क्षेत्र में लगभग 10% की कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा एक अन्य प्रभावी योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत धान की सीधी बुआई की जाती है। खरीफ 2021 के दौरान लगभग 17,000 एकड़ में धान की सीधी बुआई के लिए
8,627 किसानों को लगभग 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दी गई। इस वर्ष 1 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ 2021 के दौरान एक अन्य विविधीकरण स्कीम के तहत लगभग 34,000 एकड़ क्षेत्र में 22,000 किसानों ने दलहन तिलहन की खेती की और उन्हें 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 14 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। गत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान दालों के क्षेत्र में करीब 40% तथा तिलहन में 11% की बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के प्रयासों और योजनाओं ने फसल विविधीकरण की सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं। ऐसी ही एक कहानी है कैथल जिले की उप तहसील सीवन की। यहाँ के किसान धान और गेहूं की जगह खरबूजा, खीरा और टिंडा उगाकर उन्नति की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्कीम आई है सरकार की तरफ से, मेरी पानी मेरी विरासत। उसके तहत हमने धान और गेहूं को छोड़ के हमने तरबूज, खरबूजे, खीरे, टिंडे की खेती करनी शुरू की है और उसमें इंटरक्रॉप के रूप में हम मकई ले रहे हैं, जिसमें पानी की खपत काफ़ी कम हो गई है। 25% पानी में हम ये सारी फसलें ले लेते हैं और हमें सरकार की तरफ से इसमें सहायता मिल रही है 7,000 रुपये पर एकड़ की। और साथ में हमें और भी मुनाफा हो रहा है फसल में, हम 25 से 30% एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये पर एकड़ बनता है। हरियाणा राज्य के किसान समृद्धि के नए मुकाम की ओर अग्रसर हैं। फसल विविधीकरण ने उनके जीवन में मुस्कान का नया रंग भर दिया है। और भाइयों, अब जो है ना चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड भाई जिक्र भी करे है बीच में भी कि जो है ना मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए भाई। मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल भी हमने जरूर करनी चाहिए। यानी कि जो सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम है ये भारत सरकार द्वारा भाई 2015 तक शुरू करे गया और इसका जो उद्देश्य रहा है वो है भाई किसानों को लाभ पहुंचाना। यानी कि भाई सारे जो देश के किसान हैं भाई उनको लाभ पहुंचाया जाए। और इस योजना के अंतर्गत भाई जो देश के किसानों की जो ज़मीन है उसकी जो मिट्टी है उनकी गुणवत्ता है उसको ध्यान में रखकर भाई एक अच्छी फसल प्राप्त करने में जो सहायता दे जाएगी वो जो है ना मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तहत दी जावा। इस स्कीम के तहत भाई किसानों को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जिसमें किसानों की जो ज़मीन की मिट्टी किस प्रकार की है उसकी सारी जानकारी दी जाएगी और भाई किसान जो है ना अपनी फसल की मिट्टी की जो गुणवत्ता के आधार पर अच्छी फसल की खेती कर सके। और केंद्र सरकार ने भी भाई सोयल हेल्थ कार्ड जो है ना प्रत्येक 3 साल में किसानों को प्रदान किया जाएगा ये कार्ड। और कार्ड किसानों को उनके खेतों की जो गुणवत्ता के अनुसार दिया जाएगा। किसानों को उनके खेतों की भाई मिट्टी के जो स्वास्थ्य के अनुसार फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है और मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसके अनुसार फसल लगाने से भाई फसल की जो उत्पादन की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी और जिससे भाई किसान की जो आय है वो भी इसके साथ ही बढ़ेगी। क्योंकि भाई खाद का उपयोग जो है ना मिट्टी के आधार पर और यानी कि उसका संतुलन बना के दिया जाएगा कि भाई जिसमें किसान को भाई कम कीमत में अधिक पैदावार मिल सके। यानी कि भाई मिट्टी की जांच करवाना बड़ा ज़रूरी है। यानी कि उसमें कौन से, आज हम जिक्र भी कर रहे थे बीच में कि भाई कौन से पोषक तत्वों की उसमें कमी है, कौन से उसमें हमने देने हैं। तो अगर मिट्टी की जांच बढ़िया होगी तो भाई देखो उसमें पैदावार भी अच्छी होगी और उसमें जो लागत है वो भी कम हो जाएगी। तो भाई इस करके जो है ना प्रत्येक किसान को चाहिए कि भाई वो अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवा ले नज़दीक की किसी प्रयोगशाला में जाकर। और इससे देखो लाभ तो होगा ही। अगर सोयल हेल्थ कार्ड को जो है ना केंद्र सरकार द्वारा शुरू कराया गया एक तो, और इस योजना के माध्यम से भाई किसान अपने खेत की मिट्टी की उपज को बढ़ा सकते हैं। और जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इस योजना के नाम से भाई भी इस योजना को जाना जावा और इस योजना के अंतर्गत एक कार्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से भाई किसान अपने खेत की ज़मीन की मिट्टी का प्रकार जान सकेगा कि उसके खेत की मिट्टी किस तरह की है। यदि भाई किसानों को अपने खेत की मिट्टी का प्रकार पता होगा तो उन्हें भाई मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार फसल लगाने का आसानी होगी। यानी कि भाई उसमें कौन सी फसल ज़्यादा होगी और अच्छी खेती की जा सकेगी और ज़्यादा मुनाफा मिल सकेगा।
किसानों को उनके खेत की मिट्टी से भाई संबंधित सारी जानकारी जो है ना मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड है इसके माध्यम से दी जाएगी। और इस कार्ड के माध्यम से ये भी जानकारी प्रदान करी जाए कि उसमें भाई कौन से पोषक तत्व की कमी है और मिट्टी के अंदर भाई कितनी मात्रा में आपने क्या चीज़ देनी है और किस फसल के लिए कौन सी खाद का उपयोग किया जाए। तो ये सारी जानकारी भाई जो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसके ऊपर दी जाएगी। और कार्ड के जरिए भाई किसानों को अपने खेत के अनुसार फसल लगाने के भी सुझाव दिए जाएंगे कि भाई अगर आप अपने खेत की मिट्टी की जो जांच करवाई है आप एक तो ये फसल लगाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका मुनाफा होगा। और कई बातें हैं इसमें जैसे कि कितनी मात्रा में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी फसल करने खातर कौन से खाद देने हैं, अपना खेत में कौन से उपयोग होंगे, ये सारी जानकारी आपके कार्ड के ऊपर भी होगी। किसान भाइयों आपको यह बता दें कि जो सोयल हेल्थ कार्ड है इसके अंतर्गत आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी ज़मीन पर कौन सी पैदावार करनी होगी। और देखो मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड स्कीम है ये काम किस तरह करा है। सबसे पहले एक अधिकारी आपके खेत की कुछ मिट्टी का जो है एक सैंपल भरेगा, उसके बाद उस मिट्टी के परीक्षण के लिए भाई लेबोरेटरी में भेजेगा और वहाँ विशेषज्ञ जो है ना मिट्टी की जांच करेंगे और मिट्टी के बारे में सारी जानकारियाँ आपको वो देंगे। तो इसके बाद भी भाई रिपोर्ट तैयार करेंगे और कौन सी मिट्टी में क्या ज़्यादा और क्या कम है ये सारी जानकारी आपको भाई उस कार्ड के माध्यम से देंगे। तो ये तो चर्चा करी हमने भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर खत्म होता है। कृष्ण भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।